हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के बारे में और ये हमारा डे 5 है एथिकल हैकिंग CH वर्जन 12 ट्रेनिंग का। आज शाम का शायद सेशन मैं ना ले पाऊँ, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर सेशन हमारा होगा तो वो डिस्कशन सेशन रहेगा, मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। तो वल्नरेबिलिटी एनालिसिस होता क्या है? पहले वल्नरेबिलिटी देखते हैं कि वल्नरेबिलिटी होती क्या है। वल्नरेबिलिटी आप सभी को पता होगा, आपने मतलब 4 सेशन देखे हैं। तो ये हो गया कमी। मतलब एक कंपनी में एक लैपटॉप है आपका, उसमें कौन सी कमी है जिसकी वजह से एक अटैकर उसके अंदर एक्सेस ले सकता है, इसके अंदर एंट्री ले सकता है। वो हो गई कमी। ठीक है, जिस कमी का फायदा उठा के आप किसी सिस्टम में घुस सको, तो वल्नरेबिलिटी हो गया। अब वल्नरेबिलिटी एनालिसिस मतलब लूप होल्स, वीकनेस, एक सिस्टम की जो वीकनेसेस हैं उनका पता लगाना, उनके बारे में जानना। अब ये जो है वल्नरेबिलिटी एनालिसिस असेसमेंट बोल लो चाहे इसको, और PT है पेंट्रेशन टेस्टिंग। अब इन दोनों में क्या फर्क रहता है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, अब जो वल्नरेबिलिटी एनालिसिस है, असेसमेंट है, वो ज्यादातर इंटरनल होती है, मतलब कंपनी के एम्प्लॉयज के द्वारा ही होती है। और इसमें आपको जैसे कंपनी का जो नेटवर्क है, ठीक है, ये कंपनी का नेटवर्क है, इसके अंदर जितने प्रिंटर्स वगैरह हैं, जो सिस्टम्स हैं, ठीक है, जो सर्विसेज रन कर रही हैं, जो पोर्ट्स हैं, ठीक है, और जो सॉफ्टवेयर काम कर रहे हैं, जो हार्डवेयर काम कर रहे हैं, वहाँ पे फायरवॉल लगा हुआ है हार्डवेयर के तौर पे, मान लो सॉफ्टवेयर के तौर पे भी होता है। तो उसमें कौन कौन सी वल्नरेबिलिटीज हैं उनको आइडेंटिफाई करना होता है, आपने पता लगाना होता है। और ये ज्यादातर ना ऑटोमेटिक टूल से किया जाता है, नेसेस वगैरह हो गए। तो आपने पता लगा लिया कि आपकी कंपनी के अंदर जो सर्विसेज हैं, जो सिस्टम रनिंग है अभी, उसमें कौन कौन सी वल्नरेबिलिटी हैं, तो फिर उनको प्रायोरिटाइज करना रहता है। ठीक है, कि मत मान लो आपको 5 वल्नरेबिलिटी मिल गई, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। अब इसमें क्या रहेगा, जो पहली वल्नरेबिलिटी है वो चेक करोगे आप, वहां पे कौन सी वल्नरेबिलिटी रखोगे जिसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा। ठीक है, जो मान लो एक ऐसी वल्नरेबिलिटी मिल गई, कोई एक ऐसा लूप होल मिल गया कि अटैकर उसकी वजह से पूरे के पूरे सिस्टम का एक्सेस आपके ले सके, तो उसको आप सबसे पहले रखोगे कि इसको सबसे पहले फिक्स करना जरूरी है, दूसरी वल्नरेबिलिटीज को हम देखेंगे बाद में। तो इस तरह से प्रायोरिटाइज करते हो कि कौन सी जो ऐसी कमी है जो सबसे ज्यादा कंपनी को नुकसान पहुंचा सकती है, तो उसको सबसे पहले पैर आप रखते हो। अब पेंट्रेशन टेस्टिंग में भी करते हो ऐसा, लेकिन एक्स्ट्रा क्या करते हो, पेंट्रेशन टेस्टिंग में आपने कमी तो निकालनी ही है एक सिस्टम के अंदर। एक कंपनी का नेटवर्क है, इसके अंदर आपने मतलब कमी तो निकालनी है, इसके अंदर ये कमी है, लेकिन उस कमी को एक्सप्लॉइट भी करना रहता है आपको। ठीक है, उसमें ये कमी मिल गई आपको, कोई ऐसी सर्विस चल रही है, जैसे एनुमरेशन में देख रहे थे हम, कोई ऐसा आपको मतलब पोर्ट मिल गया जिसपे सर्विस चल रही है, आउटडेटेड वर्जन है। ठीक है, देखा था हमने आउटडेटेड वर्जन स्कैन इसमें, एनुमरेशन वाले उसमें। तो आउटडेटेड वर्जन उसमें, इसमें क्या करोगे वल्नरेबिलिटी एनालिसिस में, आप उस वर्जन को बस एक रिपोर्ट बना के दे दोगे कि ये वर्जन आउटडेटेड है, इसको अपडेट किया जाए। लेकिन पेंट्रेशन टेस्टिंग में क्या करोगे, PT में आपको वो आउटडेटेड वर्जन मिल गया, 1.0 आउटडेटेड वर्जन है, तो उसका फिर आपको एक्सप्लोइट करना है कि ये आउटडेटेड वर्जन है, और इसको आप मतलब ये स्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे तो आप सिस्टम का पूरा एक्सेस ले सकते हो। या ये पेनेट्रेशन टेस्टिंग में आपको रिपोर्ट बना के देनी पड़ती है। ठीक है, फिर मेथोडोलॉजी मतलब यही हो गया कि मेथोडोलॉजी हो गया कि मतलब कौन कौन से स्टेप्स रहते हैं इसके, कि जैसे जो ये वल्नरेबिलिटी एनालिसिस है, VA, ये ज्यादातर रहती है ऑटोमेटिक टूल्स पे। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना होता, अपने होस्ट वगैरह डाले, वो पॉलिसीज वगैरह सेट करनी होती हैं उसके अंदर भी, टूल्स के अंदर भी। वो जो ऑटोमेटिक टूल्स हैं वो चलाने भी आपको आने चाहिए, कंपनी में ज्यादातर उन्हीं पे काम करोगे आप। ठीक है, लेकिन पेनिट्रेशन टेस्टिंग में क्या रहता है कि मतलब एक्टिवली टेस्टिंग रहती है, कि उस पे आपको एक तरीके से मतलब रेड टीम वाला काम करना रहता है। ठीक है, प्रॉपर अटैक करके दिखाना होता है। और टाइमिंग जैसे हो गई कि जो वल्नरेबिलिटी एनालिसिस है, इसमें एक टाइम होता है कि हम वीकली ये
कंडक्ट करेंगे, जो ट्रेनिंग रहेगी। सॉरी, कॉल आ गया था बीच में। तो वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के बारे में बात कर रहे थे हम कि टाइमिंग, मतलब ये ना, जैसे वो रूल्स रहते हैं कंपनी में कुछ, या अपना वो प्रोसीजर बना लेते हैं कि हमें वीकली ये कंडक्ट करना है। ठीक है, हमें एक वीक में स्कैनिंग एक बार करनी है, या एक महीने में करनी हो, मतलब जो भी उनके अकॉर्डिंग रहता है, ठीक, वो करते हैं। पेंट्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है कि एक स्पेसिफिक मतलब सिनेरियो रहता है उसमें, कि आपको एक सौंपा जाता है, एक 6 महीने में मतलब पीटी करवा रहे हो आप, 1 साल में करवा रहे हो, या 3 महीने में करवा रहे हो, या मंथली करवा रहे हो, तो उसके ऊपर ये रहता है। ठीक है। अब जो वीए है, इसमें तो आपको मतलब एक लिस्ट मिल जाएगी कि आपके नेटवर्क में ये वल्नरेबिलिटी है, और इनकी सेवरिटी लेवल मिल गया, मतलब जो क्रिटिकल है, या खाली इन्फो है, या फिर नॉर्मल है, मतलब जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा, तो वो आपको मिलेगा। लेकिन पीटी में क्या होगा, पेंट्रेशन टेस्टिंग में आपको प्रॉपर डिटेल मिलेगी। ठीक है, जैसे अगर आप मेरी कंपनी पे पेंट्रेशन टेस्ट कर रहे हो, तो आप प्रॉपर डिटेल बना के दोगे वहां पे। ठीक है, कि ये वल्नरेबिलिटी हमें मिली, और इस वल्नरेबिलिटी को हमने ये स्टेप फॉलो करके एक्सप्लॉइट किया, आपके सिस्टम का एक्सेस लिया, कॉम्प्रोमाइज किया उस सिस्टम को। तो ये रहता है इसमें। ठीक है, अभी करते हैं नेक्स्ट, क्या है देखते हैं। तो वल्नरेबिलिटी का आपको पता चल गया, वल्नरेबिलिटी किस तरीके से हो सकती है, जो वीकनेसेस है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिसकॉन्फ़िगरेशन में भी हो सकती हैं। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिसकॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया कि आप कोई फायरवॉल लगा रहे हो हार्डवेयर के तौर पे या सॉफ्टवेयर के तौर पे, तो उसका आपने मतलब प्रॉपर कॉन्फ़िगर नहीं किया, उसकी जो सेटिंग्स हैं, वहाँ पे उन सेटिंग्स को आपको सेट करना नहीं आया अच्छे तरीके से, तो वहाँ पे आपने कोई कमी छोड़ दी। तो वहाँ से भी डिटेल, या तो अटैकर वहाँ से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करेगा, या अगर कोई ऐसे ही मतलब मिसकॉन्फ़िगरेशन है जिसकी वजह से वो एक्सप्लॉइट भी कर सकता है सिस्टम को। फिर क्या है, इनसिक्योर और पुअर डिज़ाइन ऑफ द नेटवर्क और एप्लीकेशन। अब इसमें क्या रहता है कि मतलब इनसिक्योर डिज़ाइन, इसमें क्या होगा, लैक ऑफ सेगमेंटेशन। मतलब अगर नेटवर्क में प्रॉपर सेगमेंटेशन नहीं है, लाइक एक जैसे कंपनी है, उसमें सेंसिटिव और नॉन सेंसिटिव डाटा है, उसको अलग अलग नहीं रखा जा रहा, उसको मतलब एक ही कंपार्टमेंट्स में मान लो रख दिया गया। तो अगर अनऑथोराइज्ड एक्सेस कर लेता है टारगेट, अटैकर, सॉरी टारगेट नहीं, अटैकर अनऑथोराइज्ड एक्सेस कर लेता है, तो उसके लिए इजी रहेगा ना, मतलब उसको ज्यादा कुछ फिर करना ही नहीं पड़ेगा, प्रिविलेज एस्केलेशन या कुछ भी ऐसा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको एक ही जगह सारी चीजें मिल गई। तो ये अपना इनसिक्योर और पुअर डिजाइन के उसमें आ गया। ठीक है, मतलब वो अच्छे तरीके से डिजाइन नहीं किया गया कि जैसे सेंसिटिव और नॉन सेंसिटिव डाटा अलग अलग रखा जाए। तो इसका जो सेकंड है, मान लो कि इनसिक्योर कम्युनिकेशन, वो भी इसी के अंदर आ गया। इनसिक्योर कम्युनिकेशन कैसे कि आपका जो नेटवर्क है, जो प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, वो एचटीटीपी यूज कर रहा है, मान लो एचटीटीपी में क्या होता है कि ये इनसिक्योर रहता है। आपका जो डाटा जाएगा वो प्लेन टेक्स्ट में जाएगा, आप कुछ आईडी पासवर्ड कुछ भी भेज रहे हो तो वो बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट में जाएगा। अगर अटैकर मैन इन द मिडल अटैक कर ले, मतलब आपके और मेरे बीच में बैठ जाए, तो आपकी और मेरी वो कन्वर्सेशन सुन सकता है। अगर हम कुछ पासवर्ड का एक्सचेंज कर रहे हैं, पासवर्ड ये मान लो, ये आप हो, ठीक है, ये आपका लैपटॉप है, ये मेरा है, और यहाँ ये हम चैट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कुछ भी पासवर्ड वासवर्ड हम शेयर कर रहे हैं और एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, तो अगर कोई अटैकर यहाँ पे आके के बीच बैठे, तो वो सारी चीजें देख लेगा। इनका ये पासवर्ड, मतलब ये चैट कर रहे हैं और इसने अभी पासवर्ड ये भेजा है कि भाई ये मेरा पासवर्ड है, आप लॉगिन करके मूवी देख लो, जो भी कुछ भी करो। तो सारी मतलब वहां से ये इनसिक्योर कम्युनिकेशन के उसमें आ गया। तो ये भी मतलब इनसिक्योर और पूरा डिजाइन यहाँ से पता लग जा रहा है आपको। और फिर क्या है, डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन भी इसी में आता है। अब कोई सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया, या फायरवॉल आपने लगाई, आईडीएस, आईपीएस लगाया, कोई सर्विस स्टार्ट कर रहे हो आपकी किसी पोर्ट पे, और तो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड तो आता है उनके साथ, मतलब डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल आते हैं साथ में। तो डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल का नुकसान क्या रहता है, अगर अटैकर को मान लो कोई आईपी मिल गई, आपकी इंटरनल आईपी मिल गई, और वो किसी तरह उसको एक्सेस कर पा रहा है, और डिफ़ॉल्ट क्रेडेंशियल आपने चेंज नहीं किए,
तो उसके लिए तो बिल्कुल ईज़ी हो जाएगा। सबसे पहले अटैकर क्या करता है, वो डिफ़ॉल्ट आईडी पासवर्ड डाल के ही चेक करता है ना, कि आप फ़ेसबुक पे गए, फ़ेसबुक के मान लो जो एडमिन पैनल है फ़ेसबुक का, एडमिन पैनल हो गया। तो उस एडमिन पैनल में मान लो उसका पासवर्ड मिल गया आपको, एडमिन एडमिन, तो आपके लिए तो कितना ईज़ी हो गया। आपको के लिए तो एक्सप्लॉइट करना ही नहीं हुआ एक तरीके से, मतलब पूरा का पूरा एक्सेस आपको मिल गया। तो ये हो गया, ठीक है। और सिक्योरिटी कंट्रोल्स मान लो नहीं हो, जैसे प्रॉपर फायरवॉल्स और जो आईडीएस है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, जो डिटेक्ट करता है अटैक्स वगैरह को, और आईपीएस हो गया, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, ठीक है, वो नहीं है, या प्रॉपर तरीके से एनक्रिप्शन यूज नहीं किया जा रहा, ठीक है, तो वो भी इसी में आएगा। और एरर हैंडलिंग हो गया फिर, मतलब कोई अगर एरर नेटवर्क डिवाइसेस में आ रहा है, ठीक है, कि कोई मान लो अटैक कर रहा है, वो ब्रूट फोर्स कर रहा है, तो और वो जो एरर आ रहे हैं उसको भाई आप यूज ही नहीं कर रहे, कोई देख ही नहीं रहा, लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग, मतलब उसको आप देख ही नहीं रहे कि क्या क्या एक्टिविटी हो रही है, तो वो इसी में आ गया ना फिर, मतलब उसका अच्छे तरीके से यूज नहीं किया जा रहा। फिर आता है इनहेरेंट टेक्नोलॉजी वीकनेस। इसमें क्या रहता है कि इनहेरेंट टेक्नोलॉजी वीकनेस मतलब, जो ये मानो आपका सिस्टम है और आपका नेट, जैसे एसएससी का आप सभी को आई थिंक पता होगा, तो फॉर्म फिल करने के टाइम पे जब एक दो दिन रह जाता है तो आपको, आपने देखा होगा कि वो साइट चल काम ही नहीं करती है, ठीक है, तो वो तो मतलब नेचुरल रहता है, वो सारे यूज करते हैं। तो अटैकर को मान लो पता चल जाए कि आपका जो वेबसाइट है, ठीक है, वो वेबसाइट इतने यूजर हैंडल कर सकता है एक टाइम में, तो उसका वो एक तरीके से उसको मतलब कम ही पता चल गई, वो उसको ट्राई करेगा कि आपका जो सिस्टम है उसमें सिर्फ इतने जीबी रैम है, स्टोरेज और बैंडविथ है, एक लिमिटेड है, लिमिट है आपके पास, तो उसको वो क्या करेगा, उसको क्रॉस करने का ट्राई करेगा, और जब वो क्रॉस करेगा तो आपका सिस्टम मतलब स्टॉप होगा उस टाइम पे, मतलब काम नहीं करेगा। आपका जो सीआईए है, ट्राइज कॉन्फिडेंशियलिटी इंटीग्रिटी अवेलेबिलिटी, तो अवेलेबिलिटी वहां पे खत्म हो जाएगी। तो ये भी एक तरीके की वीकनेस है, मतलब इसके आपको प्रोटेक्शन लगाना रहता है, डोस प्रोटेक्शन लगा रहे हो, डीडोस प्रोटेक्शन लगा रहे हो क्या, ये सब एक तरीके से वल्नरेबिलिटी है, एक कमी है आपके सिस्टम में, नेटवर्क में। और फिर केयरलेस अप्रोच ऑफ एंड यूजर्स, इस कैटेगरी में आगे, मतलब जो उसके यूजर्स हैं, उस कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, या अगर आप इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है, तो उसके स्टूडेंट मान लो, ठीक है, तो वो इतना ध्यान नहीं रखते, मतलब सिक्योरिटी का, जैसे वीक पासवर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है, फिशिंग का उनको नहीं पता क्या होता है, ठीक है, तो कोई उसके ऊपर फिशिंग अटैक कर सकता है उनके ऊपर, डिवाइस सिक्योरिटी वो नहीं रखते अपने लैपटॉप की और मोबाइल डिवाइसेस की, ठीक है। अब एम्प्लॉय है कंपनी का, उसको इतना पता नहीं है डिवाइस की सिक्योरिटी में, और उसको एक जैसे अपना रिमोट वर्क दे दिया गया और वो वीपीएन से कनेक्शन होता है, तो अगर अटैकर उसके सिस्टम को मान लो हैक कर लेता है, उसका एक्सेस ले लेता है, तो कंपनी का एक्सेस तो वो इजीली ले लेगा फिर। तो एम्प्लॉयज को भी पता होना चाहिए कि किस तरह आप मतलब अपने सिस्टम को सिक्योर रखोगे, ठीक है। अब कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट आ रहे हैं, उसको आप इग्नोर किए जा रहे हो, तो वहां पे कोई ना कोई उस सॉफ्टवेयर अपडेट आता है क्यों है, ठीक है, मेनली तो आता है किसी मतलब कमी है कोई सिस्टम में, उसको ठीक करने के लिए आता है, ठीक है। और जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कर रहे हो आप, ठीक है, मान लो कोई किसी ने मतलब आपके साथ फ्रेंडशिप की, सोशल मीडिया पे आप बात कर रहे हो उसके साथ, अगर वहाँ पे कुछ भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अटैकर कोशिश करता है निकालने की, तो ये रहते हैं इसके मजे से 4 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। आप कुछ और भी जान सकते हो गूगल पे, जहाँ से आपको मिले, ठीक है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट इस बारे में, एग्जाम्पल्स ऑफ वल्नरेबिलिटी, ठीक है। तो ये क्या रहता है, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, जैसे टेक्नोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी है। टेक्नोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी क्या हो गया, टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल है, ये हमने देखा था, ठीक है। टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल वल्नरेबिलिटीज होगी, जैसे एचटीटीपी, एफटीपी हमने देखा था, ठीक है, आईसीएमपी देखा था, एसएनएमपी, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, तो ये मतलब जो बनाए गए हैं, इसमें स्टार्टिंग से वल्नरेबिलिटी है, जैसे वर्जन 1 और वर्जन 2 है एसएनएमपी का, तो वो वल्नरेबल है, वो नॉर्मल जो आपकी डिटेल शेयर करता है एक सिस्टम से दूसरे पे, वो प्लेन टेक्स्ट में जाती है। तो इसमें जो भी मतलब इनमें एचटीटीपी, एफटीपी, आईसीएमपी हो गया, एसएमटीपी हो गया, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल,
इनमें कोई वल्नरेबिलिटी है। ओएस वल्नरेबिलिटी हो गया फिर जैसे, ठीक है, कि ऑपरेटिंग सिस्टम है जो, वो वल्नरेबल है, उसका कोई अगर अपडेट्स आ रखे हैं तो वो आप इंस्टॉल नहीं कर रहे हो, या आउटडेटेड वर्जन आप यूज कर रहे हो, तो वो हो गया। फिर नेटवर्क डिवाइस वल्नरेबिलिटी हो गई। तो बहुत सारे हैं, जैसे लैक ऑफ पासवर्ड प्रोटेक्शन, ठीक है, आप पासवर्ड प्रोटेक्शन यूज ही नहीं कर रहे हो पासवर्ड कहीं पे, ठीक है, ऑथेंटिकेशन का आप इतना ध्यान नहीं रख रहे हो, तो वो इसके अंदर आएगा। इनसिक्योर राउटिंग प्रोटोकॉल्स यूज कर रहे हो, फायरवॉल की वल्नरेबिलिटी है या मिसकॉन्फ़िगरेशन, आप वहाँ पे मतलब ध्यान नहीं रख रहे चीज़ों का, तो ये इसके अंदर आएगा। अब कॉन्फ़िगरेशन वल्नरेबिलिटीज कौन सी होती हैं? जैसे यूजर अकाउंट वल्नरेबिलिटी है। इसमें क्या होता है कि जो आप यूजर नेम और ईमेल है, ठीक है, आप लॉगिन कर रहे हो एक एप्लीकेशन में फेसबुक पे जाके, जैसे ही आपने लॉगिन किया और जो डाटा जा रहा है वो मान लो प्लेन टेक्स्ट में जा रहा है, तो ये एक वल्नरेबिलिटी है। फिर सिस्टम अकाउंट वल्नरेबिलिटी हो गया, ठीक है, कि आप वीक पासवर्ड यूज कर रहे हो, आप फोर्स नहीं कर रहे हो यूजर्स को कि वो एक अच्छा मतलब पासवर्ड यूज करें, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, वो, ठीक है। देन इंटरनेट सर्विस मिसकॉन्फ़िगरेशन हो गया। जैसे आप कोई ऐसी सर्विस अनेबल कर रहे हो जो मतलब आपके यूज की नहीं है, बस फालतू में वो चल रही है, या फिर जावास्क्रिप्ट आप यूज करते हो, आप जब टोर एक्सेस करते होगे, टोर ब्राउजर मैंने बताया था लास्ट सेशन में, तो वहां पे ना आप किसी वेबसाइट पे विजिट करोगे तो वो वेबसाइट आपको बताएगी, अगर वो जैसे बहुत सारी वेबसाइट हैं जो रियल हैं, तो वो आपको बताएंगी कि आपकी जो जावास्क्रिप्ट है वो ऑन है, उसको आप ऑफ रखो, क्योंकि उसकी मदद से कि अगर किसी आप ऐसी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हो, ठीक है, तो वो वहां से भी आपके सिस्टम में मालवेयर वगैरह, वायरस वगैरह आ सकता है, ठीक है। फिर क्या है डिफ़ॉल्ट पासवर्ड और सेटिंग, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड ये सेटिंग्स का ये आपको पता ही है, ठीक है। नेटवर्क डिवाइस मिसकॉन्फ़िगरेशन, मान लो ये भी आपको पता है कि मिसकॉन्फ़िगरेशन, आपने मतलब अच्छे तरीके से उसको कॉन्फ़िगर नहीं किया डिवाइस को। तो ये थे एग्ज़ाम्पल्स इसके। अभी जैसे ये है वल्नरेबिलिटी रिसर्च। अब आपको वल्नरेबिलिटी रिसर्च करनी क्यों चाहिए और ये होती क्या है? मतलब एनालाइज़ करना होता है कि प्रोटोकॉल सर्विसेज़ और जो पोर्ट्स पे वल्नरेबिलिटी निकलती है, कमी निकलती है, जो फ्लॉज़ रहते हैं उसके, ठीक है? एक वीकनेस रहती है जो सिस्टम की, जिसकी वजह से एक अटैकर किसी सिस्टम का एक्सेस ले सकता है। तो उसके बारे ये होता है वल्नरेबिलिटी, मतलब उसके बारे में जानना, उन वल्नरेबिलिटीज के बारे में। कोई ऐसा जैसे एचटीटीपी है, इस पे कोई क्या है, प्लेन टेक्स्ट में डाटा जाता है, तो किस तरीके से अटैकर इस मतलब अटैक कर सकता है, उसके स्टेप्स क्या रहेंगे, वो चीजें को जानना। और आपको व्हाई यू नीड वल्नरेबिलिटी रिसर्च ये देखते हैं। टू गैदर इन्फो कंसर्निंग सिक्योरिटी ट्रेंड्स, थ्रेट्स, अटैक सरफेसेस, अटैक वेक्टर्स और टेक्निक्स। इसमें क्या है, मतलब आपको पता होना चाहिए कि नए कौन 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 से नए अटैक्स आ रहे हैं, कौन कौन सी नई टेक्निक्स आ रही हैं। अगर वो आपको पता होंगी तभी तो आप सिस्टम को सिक्योर कर पाओगे, ठीक है। टू डिस्कवर वीकनेस इन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एप्लीकेशन, मतलब आपको जब आप रिसर्च करोगे, आप देखोगे कि कौन कौन से अटैक्स आ रहे हैं, टेक्निक्स आ रही हैं, कोई नई वल्नरेबिलिटी आई है, ठीक है। अगर आप उन चीज़ों पे ध्यान दोगे, आपको पता होगा वो चीज़ें, तो आप अलर्ट करोगे नेटवर्क मतलब एडमिन को, कि वो अटैक होने से पहले आप उसको बता सकते हो कि ये एक नई वल्नरेबिलिटी आई है, या एक नई नई वीकनेस है अपने सिस्टम में, जो सर्विस हम यूज कर रहे हैं, उसमें ये एक लूप होल है। तो इसलिए आप रिसर्च करते हो, तो टू गैदर इन्फॉर्मेशन टू एड इन द प्रिवेंशन ऑफ सिक्योरिटी इश्यू, मतलब कोई भी सिक्योरिटी इशू ऐसा ना आए, इसलिए आप रिसर्च करते हो। और अगर अटैक हो जाए तो उससे रिकवर कैसे करना है, तो वो आप जानते हो, ठीक है। और जो वल्नरेबिलिटी रहती है वो मतलब क्लासिफाइड बेस्ड ऑन सेवरिटी लेवल, जैसे वो 3 लेवल हो गए, लो, मीडियम, हाई, और एक जैसे क्रिटिकल बोल सकते हो आप, ठीक है। क्रिटिकल हो गया कि इस अगर कोई क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी फाउंड होती है तो उसको उसी टाइम पैच करना होता है, जितना जल्दी हो सके, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्या है, नेक्स्ट देखते हैं रिसोर्सेज, मतलब कहाँ से आप रिसर्च कर सकते हो वल्नरेबिलिटीज के ऊपर। तो ये कुछ वेबसाइट आप देख लेना, जैसे ये है, ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है, MSRC,
ठीक है? माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी रिस्पॉन्स सेंटर। इस पे आप आओगे तो यहाँ पे जैसे ये है CVE 2024, ये टैग दे रखा है इन्होंने, ठीक है? CVE टाइटल दे रखा है, माइक्रोसॉफ्ट एज क्रोमियम बेस्ड एलिवेशन ऑफ प्रिविलेज वल्नरेबिलिटी है, ठीक है? और ये कब आई है? जनवरी 30 को आई है। भाई कल परसों में ही ये वल्नरेबिलिटी आई है। इसके बारे में आप जैसे आपने क्लिक कर लिया इसको, इसके बारे में आप और जान सकते हो, ठीक है? इसको कितना स्कोर मिला है ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बारे में यहाँ से और जान सकते हो, ठीक है? तो आपको पता रहेंगी ना, जैसे भी ये वल्नरेबिलिटी आप अपना आराम से बैठे हो कहीं घर पे, आपने देखी मूवी और अपना चले गए कंपनी में, या फिर आप ये यहाँ ये वल्नरेबिलिटीज के बारे में आप जानते रहो डेली, यहाँ ये एक नई वल्नरेबिलिटी आई है भाई, आप जाके चेक करो अपने सिस्टम पे, ये आपके सिस्टम में हो सकती है, तो यहाँ से आप रिसर्च कर सकते हो, ठीक है? इसको आप थोड़ा मतलब यूज करना अलग अलग। और फिर जैसे डार्क रीडिंग है, ट्रेंड माइक्रो, सिक्योरिटी मैगजीन, पेन टेस्ट मैगजीन, आप इन सभी यूआरएल्स को क्या करो, जैसे मैंने यहाँ पे लगा रखे हैं, ठीक है? तो बुकमार्क करके रख लो इन सभी को, पेन टेस्ट मैगजीन, यहाँ पे आप जान सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, मतलब उन नई नई वल्नरेबिलिटीज के बारे में जान सकते हो कि कैसे वो वल्नरेबिलिटी क्या काम करती है, ठीक है? कहाँ पे अगर वो आपके सिस्टम में है तो अटैकर उसका मतलब किस तरीके से फायदा उठा सकता है, किस तरीके से एक्सेस ले सकता है। आपको पता होगा तभी तो आप अटैकर को रोक पाओगे, ठीक है? आई हो, मतलब आशा है कि आपको समझ आ रहा होगा। अभी नेक्स्ट क्या है कि वल्नरेबिलिटी असेसमेंट होती क्या है? ये वैसे तो हमने देख लिया, स्टार्टिंग में ही देख लिया था, वीएपीटी होता है क्या कि वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और पेनिट्रेशन टेस्टिंग। अब इसमें थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो जो पहला स्टेप रहता है कि एसेट आइडेंटिफिकेशन। अब आपको ये इतना तो पता है कि वीए क्या होती है, कि एक सिस्टमेटिक मतलब अप्रोच रहती है आपके मतलब उसकी वल्नरेबिलिटीज फाइंड करने की एक कंपनी के नेटवर्क के अंदर। तो उसमें जो सबसे पहला स्टेप क्या रहता है कि एसेट आइडेंटिफिकेशन, ये अलग अलग हो सकते हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल यही है, ठीक है? एसेट आइडेंटिफिकेशन में आप मतलब आईपीज फाइंड करते हो, आपके नेटवर्क का पूरा कितने प्रिंटर्स लगे हुए हैं भाई, कितने सिस्टम है उसमें, क्या क्या है, मतलब वो सब आइडेंटिफाई कर सकते हो, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है? तो उसकी मान लो आपने एक लिस्ट बना ली, देन क्या करते हो फिर वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग करते हो डायरेक्टली। आपने जैसे नेसेस है, नेसेस का भी एग्जांपल देखने वाले हैं हम। आपने नेसेस में वो आईपीज वगैरह डाली और स्कैनिंग स्टार्ट कर दी, अब उसमें भी अलग अलग तरह के स्कैन होते हैं, वो देखेंगे हम, ठीक है? और वहां पे जो वल्नरेबिलिटी हमें मिलती है, ठीक है, कोई वो आपको शो कर देगा। शो करने के बाद क्या है कि मतलब रिस्क असेसमेंट करोगे आप कि कौन सी वल्नरेबिलिटी मिलने पे कितना रिस्क हो सकता है, वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, ठीक है? मतलब कोई ऐसा लूप होल है जिसको अगर अटैकर अटैक करे तो ज़्यादा नुकसान हो सकता है कंपनी को, तो उसके उसके हिसाब से आप प्रायोरिटाइज़ करते हो, प्रायोरिटाइज़ेशन, ठीक है? ये रहता है। उसके हिसाब से ये करते हो, देन रिपोर्टिंग करते हो आप। और रिपोर्टिंग जैसे नेसस वगैरह टूल्स हैं और दूसरे भी टूल्स हैं, उसमें आपको कुछ नहीं करना रहता है, ठीक है? उसमें अपना क्लिक किया आपने और क्लिक करते ही वो आपको पूरी एक रिपोर्ट जनरेट करके दे देगा। जितनी भी वल्नरेबिलिटीज़ हैं, उनको कैसे फिक्स किया जा सकता है, ठीक है? वो बना के अपने आप दे देता है। और फिर रेमेडिएशन प्लानिंग, यहाँ पे मतलब क्या होती है कि उनको एक प्लान आप फिर प्लान करते हो कि जो वल्नरेबिलिटी जो बग्स मिले हैं उनको फिक्स कैसे करना है, ठीक है? तो यही था वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, सॉरी, इसको करते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? तो वल्नरेबिलिटी स्कोरिंग सिस्टम और डाटाबेसेस, ये हम देखेंगे कल वाली वीडियो में, ठीक है? आज अभी देखते हैं कि नेसस आप कैसे इंस्टॉल करोगे आपके सिस्टम में और कैसे उसका यूज करते हो। तो चलते हैं, गूगल पे आपने जाना है, गूगल पे गए और यहाँ पे आपने लिखना है नेसस वल्नरेबिलिटी स्कैनर, ठीक है? आप इसको आप अपने मतलब विंडोज में भी इंस्टॉल कर सकते हो, और ताले में इंस्टॉल कर रहे हो तो वहां भी कर सकते हो। और ये स्टेप कुछ मतलब बिल्कुल अलग अलग नहीं रहेंगे, वो सेम ही रहेंगे। अ, कहाँ पे आएगा प्लेटफॉर्म टेनेबल नेसस?
तो इस वेबसाइट पे आपको जाना है और आपका मतलब वर्जन सेलेक्ट करना है कि कौन सा है ये है। और प्लेटफॉर्म आपने जैसे विंडोज, अगर विंडोज के लिए कर रहे हो ना तो विंडोज पे गए और डाउनलोड कर लिया आपने। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ पे। और अगर आप जैसे यहाँ पे मतलब लिखा आ जाएगा लिनक्स। और अगर हम काली के लिए यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे ओरेकल। ये देखिए, लिनक्स डेबियन AMD 64। तो ये आपको करना है। ये हो गया, जैसे विंडोज का हो गया। अब इस इसको हम देख लेते हैं। वीएम मशीन में अपनी स्टार्ट कर लेता हूँ मैं। उसमें दिखाता हूँ आपको, ताकि मैं आपको मतलब प्रॉपर उसको यूज भी करके दिखाऊंगा कि कैसे आप वल्नरेबिलिटीज फाइंड करते हो, कैसे कहाँ पे आपने आईपी डालनी है। ठीक है, तो मैं एक बार स्टार्ट कर लेता हूँ अपना विंडोज 10। ओके, तो मैंने यहाँ पे अपनी वीएम मशीन है जो वो स्टार्ट कर ली है। ठीक है, नेसेस को विंडोज 10 में मैंने यहाँ पे सेटअप को डाला, अभी इंस्टॉल नहीं किया। तो इंस्टॉल आपने कैसे करना है, डबल क्लिक ये आप कर सकते हो, नोट्स बाय दिस प्रोसेसर टाइप। ओके, तो X60 पर ही मैं चेंज कर लेता हूँ, दूसरा डाउनलोड करना पड़ेगा मुझे। ओके, तो मैंने मतलब चेक नहीं किया था, मैंने 32 बिट इसमें कर रखी है, विंडोज 10 है जो। तो आपको मतलब जो आपका विंडोज का वर्जन है उसके हिसाब से आपने डाउनलोड करना है। और फिर विंडोज में तो नॉर्मली जैसे आप इंस्टॉल करते हो वैसे इसको इंस्टॉल कर लो। इसका वेट करते हैं इंस्टॉल होने का। काली में भी आपको कैसे करना है, जैसे देखो ये पहले ये कर लेते हैं। ये नेक्स्ट नेक्स्ट कर लेना आप। आई थिंक इतना तो आप कर लोगे इजीली। ठीक है, तो ये इंस्टॉल होने तक हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे आपने काली का भी देखना है, मैंने ये भी डायरेक्टली कर लिया, देखना पड़ेगा मुझे। तो फिर आपने कमांड डालनी है एक, sudo dpkg-i, और फिर इसका नाम दे देना है नेसस। ये करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली अपना मतलब इंस्टॉलेशन हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो इसने दिखा दिया कि ये इंस्टॉल हो गया है। अब इसको स्टार्ट कैसे करना है, इसमें और विंडोज 10 में देखते हैं। यहाँ पे मुझे पासवर्ड देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पे। अब इसको एक्सेस कैसे कर सकते हो, मतलब बस इतना ही काम था, आपने ये कमांड डालनी है जो मैंने आपको दिखाई अभी। ये कमांड sudo dpkg और फिर डैश आई, आई का मतलब इंस्टॉल। और ये यहाँ पे जो भी उसका नाम देना है जो आप फाइल डाउनलोड करोगे। ठीक है, इसका नाम चेंज भी कर सकते हो आप, जैसे ए रीनेम कर दिया आपने, ए डाल दिया, तो वो दे दो। ठीक है, तो ये इंस्टॉल होने के बाद अब ये क्या बोल रहा है आपको, ये देखते हैं। ठीक है, नीचे चलते हैं कि यू कैन स्टार्ट नेसेस स्कैनर बाय टाइपिंग बिन systemctl स्टार्ट। तो ये करके देखते हैं, sudo systemctl स्टार्ट nessus डॉट servi सर्विस। ओके, तो ये किया है, अभी हम चेक कर लेते हैं स्टेटस। ठीक है, तो ये एक्टिव है, ये स्टार्ट हो गया। अब इसको आप एक्सेस कैसे करोगे, ये देखिए कि आपने ये करना है, या तो आप ये पूरी कमांड डाल दो बिन बैश सिस्टम, या फिर ये डाल दो, ये रही systemctl स्टार्ट nessus d। तो अब हम इसको एक्सेस करते हैं। बस ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस इतना है। ठीक है, कॉपी लिंक एड्रेस गए आप, और आप फिर जाते हो ब्राउजर में। ब्राउजर में आपने डाला अपना जो ये यूआरएल इन्होंने दिया है। ठीक है, ये आपसे पूछेगा, आपने करना है एक्सेप्ट। तो यहाँ तक आ गए आप। अब जो विंडोज 10 देखते हैं, विंडोज 10 का हो गया फिनिश।
अब ये देखिए फिनिश होते ही ऑटोमेटिकली आपको लेके जाएगा। हम इसको करते हैं वेलकम स्टार्ट विदाउट योर डाटा। अरे यार बंद हो जा तो भाई। ठीक है, तो ये खुल गया। तो ये क्या बोल रहा है हमें, वेलकम। आपने यहाँ पे करना है कनेक्ट विया एसएसएल। एडवांस में जाना है, कंटिन्यू कर दो। ठीक है, तो ये नेक्स्ट स्टार्ट हो गया। देखिए अब यहाँ से, या तो आप चाहे आप काली में कर लो या विंडोज में कर लो, यहाँ से सेम प्रोसेस है भाई आगे का। ठीक है, तो मैं काली को क्या कर रहा हूँ, काली को बंद कर दे रहा हूँ अभी के लिए। ठीक है, अगर करना होगा तो हम बाद में करेंगे। या आप ये यूआरएल याद रख सकते हो इसका, ये शो भी कर देता है वहां पे। तो हमने किया यहाँ से शट डाउन। ठीक है, शट डाउन यार आपको पता है मैं इतनी सारी मशीनें एकदम मतलब नहीं चला सकता, प्रोसेसर में फिर दिक्कत आती है। प्रोसेसर ठीक है, लेकिन फिर भी भाई पूरा यूज हो जाता है क्योंकि रिकॉर्ड भी हो रहा है। आज लाइव स्ट्रीम नहीं हो रहा, इस वजह से थोड़ा मतलब ठीक है, चल रहा है मामला। तो विंडोज 10 में देखते हैं, आपने यहाँ पे आ गए, अब रजिस्टर ऑनलाइन करना है आपने। ठीक है, कंटिन्यू। कौन सा, ये एक्सपर्ट ही यही यूज करोगे आप? ठीक है, या फिर ये देखते हैं कि द फ्री वर्जन ये यूज करोगे। सॉरी, एक्सपर्ट में क्या है कि हाँ नेसेस एसेंशियल हमें यूज करना है जो फ्री है। ठीक है, आपने फिर नेक्स्ट किया। तो टू गेट लाइसेंस की विजिट ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन साइट एंड एंटर द फॉलोइंग चैलेंज कोड। तो आपने इस वेबसाइट पे जाना है, कॉपी लिंक। अब जैसे मैं जा रहा हूँ यहाँ से। ओके टेनेबल, तो यहाँ पे आपने जाना है अकाउंट में। वैसे ना वहाँ पे आप लॉगिन डिटेल भी डाल सकते हो। अभी टेम्प मेल डाल लेते हैं यहाँ पे, टेम्प मेल। तो यहाँ पे सॉरी, टेम्प मेल यूज कर लेते हैं। हो जा भाई जनरेट। और भाई जो कुछ आपको मतलब इन सेशंस में सीखने को मिले, वीडियो से सीखने के से मिले, उनसे उसी टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो सर्च किया करो। गूगल पे सर्च किया करो, हर जगह सर्च किया करो, वीडियो देखो, पीडीएफ मिले पीडीएफ रीड करो। तो यहाँ पे आपने अकाउंट बना लेना। ठीक है, आप मतलब टेम्प मेल भी यूज कर सकते हो और अपना पर्सनल ईमेल भी यूज कर सकते हो, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, कि आपने टेम्प टेम्प मेल ही यूज करना है। आप अपना पर्सनल यूज करो या टेम्परेरी मेल यूज करो, वो आपकी चॉइस है। तो मैं वेट करता हूँ एक बार मेल आने तक। सॉरी भाई मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। आई थिंक जो ये है रजिस्टर ऑफलाइन, ये ऑफलाइन मत करना, आप ऑनलाइन ही करना। तो ये करते हैं। और यहाँ पे एक्टिवेशन कोड डालना है। एक्टिवेशन कोड आपको कहाँ मिलेगा? एक्टिवेशन कोड मिलेगा आपको जो साइन अप करोगे आप नेसस पे। ठीक है, और आपके ईमेल के अंदर आएगा, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। आपने करना है इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर। ठीक है, एनेबल नेसस एक्टिव, और ये जो नेसस एसेंशियल्स है इस पे आपने करना है रजिस्टर। फर्स्ट नेम यहाँ पे कुछ भी डाल दो। बाबा जी, बाबा जी। यहाँ पे डालना है आपने ईमेल एड्रेस। कॉपी किया, ये डाल दिया। गेट स्टार्टेड करोगे। ओके, तो आपके पास ईमेल आया होगा अभी। ये देखिए टेनेबल नेसस एक्टिवेशन कोड। तो ये कोड हमें मिल गया। ये कोड आपने डालना है सीधा इसके अंदर, एक्टिवेशन कोड, और कंटिन्यू कर दोगे। अब ये यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो अपनी मर्जी से, क्योंकि जब आप लॉगिन दोबारा इस यूआरएल को खोलोगे ना, तो ये आपसे इतनी चीजें नहीं पूछेगा, आपसे डायरेक्टली ये यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा जो आप यहाँ पे डालने वाले हो। तो मैं इसमें डाल देता हूँ एडमिन और पासवर्ड। ठीक है, सबमिट किया। अब सबमिट करने के बाद ये काफी टाइम लेगा, क्योंकि ये प्लगइन्स वगैरह को ये प्रॉपर आपके उसमें सेट सिस्टम में सेटअप करेगा। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ तब तक। ठीक है, कंटिन्यू किया, और ये देख सकते हैं पासवर्ड में
1 2 3 कर देते हैं, सबमिट। तो ये काफ़ी टाइम लगाने वाला है, डाउनलोडिंग प्लगइन से भी स्टार्ट होगा, और मैंने वीडियो को पॉज किया था क्योंकि मेरा ये प्रोसेसिंग हो नहीं रहा था, और बाद में मेरे से समझ आया कि मैंने जो विंडोज़ 2019 सर्वर है सेटअप किया था लैब के लिए, तो उसका डीएनएस मैंने दे रखा था विंडोज़ 10 में। ठीक है, तो अभी वो डीएनएस चेंज करके मैंने अभी प्रोसेस किया है, तो इसका वेट कर लेते हैं। आई थिंक ये 25 to 30 मिनट्स के अराउंड लेगा आराम से, और ये फिर आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो तब तक मैं कर देता हूँ वीडियो को पॉज, आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे मतलब काफ़ी टाइम लगा, ये हो गया इंस्टॉल विंडोज़ में। ठीक है, और काली में भी इसी तरह रहेगा ये। तो यहाँ पे जो हमने डिटेल्स डाली थी वहाँ पे वो डालते हैं अभी। पासवर्ड 1 2 3 ये मैंने डाला था, रिमेंबर में करते हैं और साइन इन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया लॉगिन। ठीक है, तो ये दिखा रहा है कि प्लगइन्स आर कंपाइलिंग। तो यहाँ पे आपके सामने बहुत सारी डिटेल्स आएगी। ठीक है, कि माई स्कैन ये हो गया, फिर ऑल स्कैन है, ट्रेस, पॉलिसीज, प्लगइन रूल्स। पॉलिसीज क्या होते हैं कि वो उसके मतलब आपको कंपनी में मतलब किस तरीके से स्कैन करना है, कौन सा स्कैन करना, आरएफ पिंग, मतलब वो अलग अलग तरीके रहते हैं ना, तो वही इसमें रहेंगे। हम बेसिक से जानेंगे, ये हम आगे देखेंगे। तो अभी आई थिंक ये प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल हो रही हैं, तो हम जाते हैं बिल्कुल यहाँ पे माई स्कैन में। मान लो आपने नया स्कैन करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में ना हम या तो लाइव सेशन में देख लेंगे या किसी बाद की वीडियो में सीखेंगे। तो यहाँ पे करते हैं न्यू स्कैन पे। अभी प्लगइन्स कंप्लीटली इंस्टॉल नहीं है, आई थिंक मुझे वेट करना पड़ेगा थोड़ा और। तो यहाँ पे अभी प्लगइन्स है जो मतलब कंपाइल कंप्लीट हो गया इनका। ठीक है, अभी अगर हम कोई नया स्कैन स्टार्ट करेंगे तो नया स्कैन भी स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। और सॉरी अगर आवाज़ ना आई तो हमारी प्लगइन्स स्टार्ट हो गई, माइक दूर रखा था, सॉरी। तो यहाँ पे देखो टेनेबल, मतलब आपके सामने ये होगा जब आपकी अगर प्लगइन्स अगर डायरेक्ट मेन विंडो में आप करोगे ना इंस्टॉल, तो जल्दी इंस्टॉल होगा और कंपाइल वगैरह भी जल्दी हो जाएगी ये। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि टारगेट आपने क्या देना है। टारगेट मान लो हम मेटास्प्लॉइट की आईपी चेक करते हैं पहले। अगर आपने कोई रेंज देनी होगा, जैसे नेटवर्क को आप स्कैन कर रहे हो, नेटवर्क के अंदर हो, एक कंपनी के अंदर हो, ठीक है, उसको आपने स्कैन करना है। उसको आप कैसे स्कैन करोगे, जैसे मैं चेक कर लेता हूँ, इसकी आईपी चेक करते हैं पहले। IF कॉन्फ़िग, तो इसकी आईपी है 23 19168। तो हम यहाँ पे ना एक रेंज दे देते हैं, 192.168.23.0, और यहाँ पे दे देते हैं /24, सॉरी फॉरवर्ड स्लैश, और सबमिट करते हैं। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, डिस्कवर करेगा कि इस रेंज में कितने डिवाइसेस या कितने मतलब कोई प्रिंटर है, डिवाइस है, कितने कनेक्टेड हैं, क्या क्या कनेक्टेड है। तो ये ऑटोमेटिकली कर लेगा। हम इस पे बैक करते हैं अभी। अब इसमें पॉलिसीज देख सकते हो। पॉलिसीज क्या होती है कि मतलब आपके हिसाब से, कंपनी के हिसाब से स्कैन चलाना, कि क्या चलाना है, कौन सी स्कैन चलाना है, किस तरीके का वो सेटिंग होती है। प्लगइन्स रूल हो गए, रूल वगैरह इसमें रहते हैं, इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, डायरेक्टली स्कैन पे चलते हैं। मान लो ये न्यू स्कैन आपने किया, और यहाँ पे फिर देखो स्कैन डिस्कवरी अगर आपने कर ली हो कि कितने डिवाइसेज उसके ऊपर है, तो यहाँ से कर सकते हो होस्ट डिस्कवरी से। अगर आपने बेसिक नेटवर्क स्कैन चलाना हो तो ये है। तो ये इतनी तरह की वल्नरेबिलिटीज है, ये देखो। ठीक है, रैंसमवेयर अगर आपने करना हो, ये देखो, ये थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट, लॉग फॉर सेल, अभी पीछे वल्नरेबिलिटी आई थी उसका है ये। तो जो भी कोई नई वल्नरेबिलिटी आती है तो इसमें अवेलेबल रहती है। अगर मोबाइल डिवाइस स्कैन करना हो तो इसके लिए हमें अकाउंट अपग्रेड करना पड़ेगा। अदरवाइज आप क्या काम कर सकते हो, मैंने ना एक वेबसाइट शेयर करी थी व्हाट्सएप ग्रुप पे, वहां पे चेक कर सकते हो, वहां से मतलब प्रीमियम वर्जन भी आप इसका ले सकते हो। ठीक है, तो हम मान लो हम करते हैं बेसिक नेटवर्क स्कैन करते हैं, या फिर एडवांस बेसिक नेटवर्क स्कैन कर लेते हैं। तो इसमें देखिए क्या क्या है अवेलेबल। अभी नाम दे देते हैं मेटास्प्लोइटेबल, मेटा दे देते हैं, खाली डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हो। आप यहाँ पे नाम में आपकी मतलब कंपनी का नाम लिख दो, कुछ भी आपके पहचान के लिए कि ये स्कैन इस कंपनी का है, जो भी है। ठीक है, अब टारगेट क्या है, टारगेट हम दे देते हैं
मेटास्प्लॉइट की यहाँ पे आईपी देते हैं 23.133, ये आईपी थी हमारी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, शेड्यूल अगर आपने करना हो, जैसे अभी स्कैन नहीं करना, बस आपने लगा के छोड़ दिया और किसी बाद में वो स्टार्ट करना है कि एक बार करना है या डेली करना है, वीकली, मंथली, ईयरली, ये आप कर सकते हो यहाँ से। अभी मैं इसको ऑफ रहने देता हूँ। नोटिफिकेशन, ये डिस्कवरी है कि पोर्ट स्कैन आपने करने हैं, सारे पोर्ट स्कैन करने हैं या कुछ कस्टम पोर्ट स्कैन करने हैं, वो भी आप कर सकते हो। ये सब कुछ मैं मतलब नॉर्मल रहने देता हूँ। क्रेडेंशियल्स में आ गया, अगर मान लो आपके पास कोई जैसे एसएसएच का लॉगिन आईडी पासवर्ड है तो वो आप दे सकते हो। ठीक है, यूजर नेम पासवर्ड है तो वो सब यहाँ पे दे सकते हो। इसमें क्या करेगा ये, और लॉगिन करके वहां पे फिर स्कैनिंग देखेगा ये। और यहाँ पे ये प्लगइन्स हैं कि जितनी भी है, क्या कहते हैं, जैसे ये है एसएनएमपी वगैरह हो गई, ये देखिए एसएनएमपी, ये आप देख सकते हो कौन कौन सी करेगा ये। तो ये सब कुछ हम बेसिक रहने देते हैं, हम करते हैं फिर। जैसे बेसिक में गए, जनरल, ये था हमारा, ये कर दिया हमने सेव। ठीक है, अब ये था मेटा, तो इसको यहाँ से, ये लॉन्च है, इससे करते हैं क्लिक। अब ये क्या करेगा, ये स्कैनिंग स्टार्ट करेगा जो हमारा टारगेट है। ये देखिए स्कैनिंग स्टार्ट हो गई है। अब मैं कुछ देर के लिए वीडियो को पॉज करता हूँ और जब स्कैन कंप्लीट होएगा फिर दिखाता हूँ आपको। हम्म, तो इसने कुछ वल्नरेबिलिटी निकाली है और अभी तक मतलब स्कैन अभी स्टार्ट ही हुआ है। और ये टाइम मतलब रहेगा कि कितना टाइम ये स्कैन लेगा, ये आपके नेटवर्क के ऊपर है जिसके ऊपर आप टेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो उसके ऊपर है, मतलब कितने उसमें डिवाइसेस हैं, कितना बड़ा वो मतलब पूरा आर्किटेक्चर सिस्टम है, तो उसके ऊपर बेस रहेगा ये पूरा, और कौन सा स्कैन आप चला रहे हो। ठीक है, तो अगर आपने ये देखना हो कि क्या क्या वल्नरेबिलिटी इसने निकाली है, आप डबल क्लिक, सिंगल या डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी ये दिखा देता है कि क्रिटिकल, हाई, मीडियम, लो। तो ये जो ब्लू है इसका मतलब ये इंफॉर्मेटिव है, ये कोई इतना वो नहीं रहता। इस पे हम करते हैं क्लिक, तो इसने क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी, ये देखो, एनएफएस एक्सपोर्टेड शेयर इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर। एनएफएस हमने देखा था एनुमरेशन वाले चैप्टर में कि नेटवर्क फाइल सिस्टम की डिटेल्स हम कैसे फैच करते हैं, ये ऑटोमेटिकली करता है, ये सारे स्कैन चला के देखता है। और अभी तो हमने बेसिक स्कैन चलाया है। ये देखिए एक और निकाली है इसने, डीएनएस, मल्टीपल इश्यू है इसमें डोमेन नेम सिस्टम में, और सांभा बैडलॉक वल्नरेबिलिटी अवेलेबल है इसमें। तो जैसे ये सांभा पे गए, आपने जिस भी वल्नरेबिलिटी के बारे में जानना हो ना, उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, ये इसका ये साथ में सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करवाता है। तो और यहाँ पे ये लिंक देता है आपके उसके लिए, मतलब इसके ऊपर जाके आप चेक कर सकते हो ये सीवी किस बारे में है, कैसे इसको एक्सप्लॉइट करना है। ये साथ जो साइड है इसमें, इस तरफ आप देख सकते हो प्लगइन की डिटेल्स, जो ये है यहाँ पे प्लगइन की डिटेल्स देख सकते हो। ये मतलब हाई सेवरिटी का बग है ये, वल्नरेबिलिटी है। फिर ये रिस्क इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इन्होंने दिखा दी। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो। और अगर नीचे देखें हम तो वल्नरेबिलिटी इन्फॉर्मेशन, कौन सी वल्नरेबिलिटी है, रेफरेंस इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी कि मतलब ये जो बग है ये कौन से 2018 का है, और ये सीवीई नंबर है जो इसका ये है। अब आपने अगर और डिटेल देखनी तो जैसे सीवीई, इसके ऊपर हम करेंगे क्लिक, तो ये साथ में एक और पेज ओपन कर देगा। ये वेबसाइट मैंने बताई थी आपको। ठीक है, तो ये देखिए ये इसके ऊपर ले गया। ये यहाँ पे आप इसकी पूरी डिटेल देख सकते हो, इस वल्नरेबिलिटी की क्या है ये, इसका रेफरेंसेस वगैरह आप यहाँ से जाके देख सकते हो क्या है, वीकनेस एनुमरेशन। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा ऑटोमेटिक ऑटोमेटेड टूल है, और ये अपने आप वल्नरेबिलिटीज को फाइंड करता है। ये देखिए इसने और भी यहाँ पे निकाली है, बाइंड सेल बैकडोर डिटेक्शन हुआ है। ठीक है, तो जब आप कंपनी के लिए स्कैन करते हो ना, तो आपने एक्सप्लॉइट करके नहीं दिखाना है उसको। ठीक है, आपने बस ये मान लो ये वल्नरेबिलिटी निकल गई, अब आप गए इसके ऊपर। ठीक है, ये मान लो ये वल्नरेबिलिटीज निकल गई, और हम इसको अभी स्टॉप करते हैं स्कैन को। तो ये कर दिया स्टॉप। ठीक है, इसने क्या क्या हमें निकाल के दिया, ये इतनी सारी डिटेल निकाल दी। और इसी पे आप पूरी की पूरी मतलब रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हो। अगर आपने रिपोर्ट जनरेट करना हो तो वो देख लेते हैं, रिपोर्ट कहाँ पे जनरेट हो गई। माई स्कैन में गए, यहाँ पे आपने वल्नरेबिलिटी उसमें गए, हम हमारे टारगेट पे, यहाँ पे आप रिपोर्ट ये देख सकते हो, यहाँ पे आप सेलेक्ट भी कर सकते हो इसको, या फिर डायरेक्ट जो ऊपर कोने में दिख रहा है आपको यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, इस पे आपने क्लिक करना है, और
यहाँ से आप पूरी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। ठीक है, कंप्लीट लिस्ट ऑफ वल्नरेबल बाय होस्ट, ये आप चूज कर सकते हो कैसा टेम्पलेट आपको चाहिए। आपने कर दिया क्लिक जनरेट, और ये आपके लिए पूरी रिपोर्ट जनरेट कर देगा। ये डाउनलोड कर दिया, बस इस रिपोर्ट को आपने भेजना है सामने वाली कंपनी के पास, और वो देख ये देखिए शो करोगे तो ये पूरी वल्नरेबिलिटीज के बारे में बताएगा कि आपके सिस्टम में ये वल्नरेबिलिटी है। तो इस तरीके से ये रिपोर्ट जनरेट करता है, उसकी डिटेल भी सामने वाले को पता चलती है कि यहाँ पे जाके आप डिटेल चेक कर सकते हो इसकी। तो ये था, इसके बारे में आप और वीडियोस यूट्यूब पे देख सकते हो कि और एडवांस स्कैन आप क्या क्या कर सकते हो इसमें, और इसका प्रीमियम वर्जन आपको पता है कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो बस यही था हमारा जो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट का ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 मैं कोशिश करूँगा आपके लिए कल, या तो लाइव सेशन में हम करेंगे या फिर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा आपके लिए। तो आप एक बार सजेशन ज़रूर देना कि आपको वीडियो सही लगी या लाइव सेशन सही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो फिर भी लाइव सेशन तो हम करेंगे, लेकिन लाइव सेशन में एक काम कर सकते हैं, जैसे वीडियो मैंने आपके लिए पहले बना दी, और लाइव सेशन में हम डिस्कस करेंगे उसको। कि आप पहले पूरी वीडियो को देख लिया आपने, जो-जो आपको मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, ठीक है, या कुछ समझ नहीं आया, तो उसको हम जो क्लास करते हैं अभी लाइव सेशन, उसमें डिस्कस कर सकते हैं। तो आप एक बार सजेशन ज़रूर दीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में कि कौन-सा आइडिया बेहतर है। तो थैंक यू। होप आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ठीक लगा होगा। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में नेक्स्ट डे। थैंक यू।